रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन किसको कहा जाता है, रिटार्डेशन किसको कहा जाता है और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन किसको कहा जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब बेटा हमने जो मोशन पढ़ी है, इस मोशन के अंदर आप अगर इसको कैटेगराइज करें तो किसी भी बॉडी के अंदर दो किस्मों की मोशन हो सकती है और उसमें एक मोशन वो होती है जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली मोशन है, जिसके अंदर किसी भी किस्म की एक्सीलरेशन नहीं होती। और हमने ये बात डिस्कस की है कि कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म रहती है और उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं होती। तो अगर आप देखें तो किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो और जिसके अंदर न वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो न वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली मोशन है। और दूसरी हो सकती है ऐसी मोशन जिसके अंदर एक्सीलरेशन होती है। ठीक है, तो बॉडीज दो कंडीशन में मूव कर सकती है, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है और एक जो होती है वो विद एक्सीलरेशन मूव कर सकती है। तो आप अगर कैटेगरी वाइज करना चाहें तो आप मोशन को दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, एक मोशन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक मोशन विद द एक्सेलरेशन। अब इन दोनों मोशंस को हम जब मैथमेटिकली डील करेंगे, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशंस को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आपके ये माइंड में होना चाहिए कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो किस इक्वेशन को इस्तेमाल किया जाता है, जब एक्सीलरेटेड मोशन होती है तो किस इक्वेशन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन दी गई है जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि किस इक्वेशन को किस जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहले हमारे पास है कि मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा, मोशन with uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो मोशन होती है उसके लिए आपको पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं स्पीड and direction of velocity and direction of velocity is not changing। ठीक है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ओनली पॉसिबल when body is moving, body is in linear motion with constant speed। बेटा जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी को आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं। इसके लिए आप इक्वेशन ये इस्तेमाल करेंगे बेटा, इसके लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू V इंटू T, ये इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि जब आप कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना ही उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है,
तो आप इसके बारे में ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी जो मोशन है वो होती है मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बेटा अब देखिए मोशन विथ एक्सीलरेशन को फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर आप तकसीम कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मकसद होता है ऐसी एक्सीलरेशन जिसके अंदर किसी भी किस्म की चेंज ना आ रही हो, तो ऐसी एक्सीलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में होती है तो उस बॉडी की दो मोशंस हो सकती है, एक उसकी एक्सीलरेशन हो सकती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक उसकी एक्सीलरेशन हो सकती है विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो होती है उसको हम अलग तरीके से मैथमेटिकली डील करते हैं और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम एक अलग तरीके से डील करते हैं। और आपके बुक के अंदर जो भी इक्वेशंस दी गई है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में दी गई है। तो मैं करता हूं इसको बेटा मोशन विद एक्सीलरेशन। बेटा मोशन विद एक्सीलरेशन की फर्दर दो कैटेगरीज होती है और पहली कैटेगरी ये होती है कि मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बेटा अब मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मकसद होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन velocity is uniform in equal intervals of time। बेटा ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर चेंज इन वेलोसिटी एक जैसी ही होती है, जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मकसद है कि जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल के अंदर होती है तो उसकी हर सेकंड के अंदर वेलोसिटी जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तब्दील हो रही होती है, बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी की इस तरह के अंदर जब उसकी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आए वो एक जैसी चेंज आए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर हम इस तरह से इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं। बेटा इसकी जो इक्वेशंस होती है आप कह सकते हैं कि इक्वेशंस of uniformly accelerated motion, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है बेटा, अब इसकी इक्वेशंस कौन सी होती है बेटा? इसकी एक इक्वेशन ये होती है बेटा कि VF इज इक्वल टू VI प्लस A इंटू T। बेटा ये इक्वेशन उसी सूरत में इस्तेमाल होगी जब एक्सीलरेशन जो होती है बेटा, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। बेटा ये ध्यान में रखिएगा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आप कहेंगे बेटा कि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जाएगी तो उसके लिए आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये हो सकती है कि हमारे पास बेटा S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये इक्वेशन जो होती है बेटा इसके अंदर भी ये एक्सीलरेशन जो है ये एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है बेटा। तो ये इक्वेशन जो होती है बेटा इसके अंदर इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बेटा। और तीसरी इक्वेशन ये होती है बेटा
इस तरह से कि VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS बेटा। और इसके अंदर भी ये एक्सीलेशन जो होती है बेटा, ये एक्सीलेशन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है बेटा। तो ये इक्वेशन भी आप उसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी भी बॉडी की जो मोशन हो वो यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से हो। बेटा आप ये भी कर सकते हैं, इसको आप एमसीक्यूज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू VI प्लस सॉरी बेटा एस एन इज इक्वल टू VI माइनस 2 एक मिनट बेटा, ये इक्वेशन होती है एस एन इज इक्वल टू VI प्लस 1/2A 2n माइनस 1, इस तरह से होता है बेटा। ये जो इक्वेशन होती है बेटा, इसके अंदर भी ये एक्सीलेशन जो होती है ये यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है बेटा। तो ये जो इक्वेशंस है बेटा, 4-5 इक्वेशंस मैंने लिखी है, इसके सिवा भी आप छोटी छोटी इक्वेशंस बना सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशंस उसी सूरत में अप्लाई हो सकती है जब इसके अंदर एक्सीलेशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बेटा, इस इक्वेशन में और इन दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस है बेटा। अगर आप देखिए बेटा, इस इक्वेशन में एस एन है और इन इक्वेशन में खाली एस है। इनके दरमियान बेटा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनके दरमियान डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, या यहाँ पे एस एन का मकसद क्या होता है बेटा। यहाँ पे बेटा एस एन का मकसद होता है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन पर्टिकुलर इंस्टेंट बेटा, इन पर्टिकुलर इंस्टेंट बेटा, कि एक मखसूस टाइम के अंदर एक मखसूस इंस्टेंट के ऊपर जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें उसको एस एन कहा जाता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल में करता हूं बेटा, ताकि ये चीज आपके माइंड में आ जाए कि फॉर एग्जांपल अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर ये हो सकता है कि फाइंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कर ले बेटा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है, इन 10 सेकंड्स। नंबर बी बेटा इन 10th सेकंड बेटा। अब इन दोनों में फर्क है बेटा, इसमें इसका मतलब है कि टोटल 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब है कि अकेले 10वें सेकंड के अंदर कितना हुआ। पहला क्वेश्चन जो ए है वो कहता है कि टोटल 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो क्वेश्चन बी है वो कहता है कि जो 10वां सेकंड है उसके अंदर कितना डिस्टेंस हुआ। तो बेटा इन दोनों को ये जो होता है बेटा कि टोटल 10 सेकंड के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी बेटा। ये दोनों इक्वेशंस जो इस्तेमाल होती है बेटा ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम के लिए बेटा।
ठीक है, ये टोटल टाइम के लिए होती है। तो ए का सोल्यूशन आप कर सकते हैं बेटा कि एस इज इक्वल टू वी आई टी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो है, रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो, और ये एक्सेलरेशन है बेटा, ठीक है, और ये हमारे पास है बेटा टाइम, वी आई टी प्लस 1/2 ए, ठीक है, इंटू 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर बेटा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 बेटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 100 मीटर बेटा। ए का आंसर है 100 मीटर, जबकि बी का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एस एन मींस 10वें सेकंड के अंदर, एन मींस नंबर ऑफ सेकंड बेटा। यहाँ पे इसका मतलब होता है बेटा एन इज इक्वल टू वी आई बेटा जीरो प्लस 1/2 ए इंटू 2n बेटा, n मींस 10, 2n माइनस 1 बेटा। तो ये चला जाएगा इसके अंदर बेटा, ये होगा 20, 20 में से एक जाएगा 19 मीटर। तो बेटा देखिए दोनों का आंसर अलग है। ये इक्वेशन उस सूरत में अप्लाई की जाती है जब पर्टिकुलर इंस्टेंट के अंदर हो। अब इस क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इन द फिफ्थ सेकंड, अगर फिफ्थ सेकंड का कहा जाए तो भी इक्वेशन यही इस्तेमाल करोगे, सिर्फ n की जो वैल्यू है उसको 5 रख दोगे। तो आप कहोगे कि ये जो एस एन वाली इक्वेशन है ये उसी सूरत में इस्तेमाल होती है जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, तो ये एस एन वाली इक्वेशन आप इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट हो तो ये इक्वेशन भी इस्तेमाल हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि कौन सी इक्वेशन कहाँ पे इस्तेमाल होगी। ये तो बेटा हर क्वेश्चन का अपना तरीका होता है, अपना पैटर्न होता है। आपने सबसे पहले डेटा बनानी होती है। जब आपके पास डेटा बन जाती है तो डेटा बनने के बाद, ठीक है, डेटा बनने के बाद आपको ये देखना होगा कि इसमें जो डेटा दी गई है वो कौन सी इक्वेशन के अंदर फिट होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो रूल ढूंढने की कोशिश की जाती है कि ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा, तो इस तरह से अगर आप चीजें ढूंढना शुरू करोगे तो इतनी चीजें होंगी कि उनके दरमियान आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है कि आप बुनियादी तौर पे डेटा के ऊपर ध्यान दें कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन दी हुई है, अब टाइम दिया हुआ है, आप कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करोगे। तो देखिए अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो इसके अंदर तो वेलोसिटी फाइनल भी जरूरी है, लेकिन वेलोसिटी फाइनल गिवन नहीं है। तो ये इक्वेशन इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकती यहाँ पे कि यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल नहीं दी गई, और ये इक्वेशन इसलिए इस्तेमाल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो इसके अंदर एक्सीलरेशन और टाइम चाहिए या इनिशियल वेलोसिटी चाहिए वो सारी चीजें दी हुई है। तो बेटा आप जब इस तरह से किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं तो आपने डेटा को देखना है कि डेटा किस इक्वेशन के अंदर फिट होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास बेटा इक्वेशंस। अब इसके बाद हम करते हैं बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी, कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है या मोशन अंडर ग्रेविटी किसको कहा जाता है बेटा। मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल किसको कहा जाता है बेटा। देखिए बेटा लीनियर मोशन जो हो सकती है वो दो किस्मों की हो सकती है बेटा। लीनियर मोशन जो है उसको आप दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक वो लीनियर मोशन जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है जिसको हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन कहा जाता है। एक वो मोशन होती है जो स्ट्रेट अप या डाउन होती है, उसको कहा जाता है वर्टिकल लीनियर मोशन। तो बेटा लीनियर मोशन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। लीनियर मोशन को फर्दर आप दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन और दूसरी होती है वर्टिकल लीनियर मोशन। आप इस तरह से कह सकते हैं बेटा, बेटा लीनियर मोशन
linear motion can be, एक हो सकती है बेटा linear motion can be horizontal linear motion, horizontal linear motion बेटा, horizontal linear motion, ठीक है बेटा। अब आप हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन को कह सकते हैं कि लीनियर मोशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ बेटा, बेटा सरफेस ऑफ अर्थ पे इस तरह से बेटा, सपोज करें कोई भी बॉडी है बेटा, इस तरह से कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो इसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन के अंदर कि ये हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन है बेटा। हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन जैसे कोई भी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो हम कहेंगे उसकी हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन है। अब हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन के ऊपर ग्रेविटी का क्या रोल होगा बेटा? ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन पे। तो बेटा ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है, कि ग्रेविटी कैन नॉट अफेक्ट वेलोसिटी और अदर फैक्टर्स बेटा, और अदर फैक्टर्स of body in horizontal linear motion, because angle between direction of motion and force of gravity is always 90 डिग्री बेटा। देखिए बेटा आपको पता है ग्रेविटी वर्टिकल फोर्स होती है, वो जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है बेटा। इसलिए इसके अगर आप देख सकते हैं तो बेटा ये वेलोसिटी है और इसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है बेटा। आप किसी भी जगह पे देख सकते हैं बेटा कि ग्रेविटी के दरमियान और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल होती है बेटा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होती है। और बेटा ये रूल होता है कि वेलोसिटी के दरमियान और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री होगी तो वो फोर्स उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को न इंक्रीज कर सकती है न डिक्रीज कर सकती है, क्योंकि कोई भी बॉडी जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर होगी उसकी वेलोसिटी के दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है। तो आप कहोगे कि जब फोर्स के दरमियान और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है तो ऐसी फोर्स को डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मतलब होता है ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज कर सकती है लेकिन वो फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती जब कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर होती है, ठीक है। कैन नॉट अफेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कर दे बेटा, इसको कर दे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये आप कह सकते हैं बेटा कि हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन के ऊपर ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता बेटा। अब दूसरी होती है बेटा, दूसरी होती है वर्टिकल लीनियर मोशन बेटा, ठीक है। वर्टिकल लीनियर मोशन can be affected
बाय ग्रेविटी। बेटा वर्टिकल लीनियर मोशन, अब ये वर्टिकल लीनियर मोशन जो होती है वो ग्रेविटी से अफेक्ट हो सकती है। वर्टिकल लीनियर मोशन होती क्या है बेटा? वर्टिकल लीनियर मोशन का मतलब होता है बेटा कोई भी बॉडी इस तरह से स्ट्रेट अपवर्ड जाए बेटा, इस तरह से स्ट्रेट अपवर्ड जाए इस तरह से, और इस तरह से बेटा वापस आए, इस तरह से डाउनवर्ड आए, स्ट्रेट अपवर्ड जाए या स्ट्रेट डाउनवर्ड जाए बेटा। तो कोई भी बॉडी इस तरह से स्ट्रेट अप जाए या स्ट्रेट डाउन जाए बेटा, ठीक है। तो मोशन ऑफ बॉडी स्ट्रेट अपवर्ड और डाउनवर्ड बेटा इज कॉल्ड वर्टिकल लीनियर मोशन बेटा। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लीनियर मोशन कहते हैं बेटा, ठीक है। स्ट्रेट अपवर्ड जाती है या स्ट्रेट डाउनवर्ड आती है तो इसको वर्टिकल लीनियर मोशन कहा जाता है बेटा। तो बेटा इसके अंदर जब कोई भी बॉडी अपवर्ड जाती है, अगर कोई भी बॉडी बेटा जब अपवर्ड जा रही है तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है बेटा डाउनवर्ड होती है। कोई भी बॉडी बेटा जब डाउनवर्ड आती है तो वेलोसिटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन सेम होता है। तो बेटा इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल होती है वो 0 भी हो सकती है और 180 भी हो सकती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो वेलोसिटी को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। इसके अंदर आप लिखोगे कि ग्रेविटी decreases magnitude of velocity can decrease बेटा, can decrease magnitude of velocity when body moves upward, ठीक है। बिकॉज वी एंड एफ जी आर अपोजिट टू ईच अदर। बेटा जब इस तरह से कोई भी बॉडी ऊपर जाती है तो वेलोसिटी के दरमियान और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दरमियान एंगल 180 होती है, इसलिए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करती है बेटा। ग्रेविटी कैन इंक्रीज, ठीक है बेटा, ग्रेविटी कैन इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी when body moves downward, because V and R parallel to each other। बेटा कोई भी ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी से अपोजिट होगी वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेगी, और कोई भी फोर्स जिसका वेलोसिटी के साथ पैरेलल डायरेक्शन होगा तो वो बॉडी वो फोर्स वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी। तो बेटा वर्टिकल लीनियर मोशन जो होती है उसके ऊपर ग्रेविटी का अच्छा खासा असर होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो वर्टिकल फोर्स है। इसलिए कोई भी बॉडी जब ऊपर जाती है तो वेलोसिटी के और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 180 होने की वजह से ये ग्रेविटी जो होती है वो वेलोसिटी को कम करती है, और जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड आती है तो उनके दरमियान एंगल 0 होने की वजह से
उस वेलोसिटी को ये ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाती है। तो आप कह सकते हैं कि वर्टिकल जो लीनियर मोशन होती है वो बैडली अफेक्टेड होती है ग्रेविटी के साथ। ग्रेविटी उसको बढ़ा भी सकती है, ग्रेविटी उसको कम भी कर सकती है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी किसको कहा जाता है बेटा, कि मोशन अंडर ग्रेविटी किसको कहा जाता है बेटा। बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल किसको कहा जाता है बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल किसको कहा जाता है। बेटा नाम से जैसे पता लगता है कि ऐसी मोशन जिस मोशन की वजह ग्रेविटी हो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये पेन है, इसको मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ है, अगर मैं इस पेन को इस तरह से ड्रॉप करूं तो ये पेन जो नीचे मूव करती है ये ग्रेविटी की वजह से मूव करती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर थ्रो करूं तो ये जो ऊपर जाती है तो इसकी मोशन को भी ग्रेविटी ही कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि मेरे थ्रो करने के बाद इसके ऊपर मेरा कोई भी असर नहीं रहता या मैं इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता। तो बेटा आप कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिस मोशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी उस बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मकसद क्या हुआ कि बॉडी की ऐसी मोशन जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी बेटा। तो आप कहेंगे कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड लीनियर मोशन बेटा, लीनियर स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है बेटा, इससे तो प्रोजेक्टाइल भी होता है वो फ्री फॉल नहीं होता। अपवर्ड और डाउनवर्ड लीनियर मोशन ऑफ बॉडी अंडर एक्शन अंडर इन्फ्लुएंस या एक्शन ऑफ ग्रेविटी only is called free fall बेटा। ठीक है बेटा, upward or downward linear motion of body under influence of gravity only is called free fall बेटा। किसी भी बॉडी की अपवर्ड या डाउनवर्ड लीनियर मोशन बेटा, या आप इसको एक और तरह से भी कह सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं फ्री फॉल को। मोशन ऑफ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन विच, ठीक है बेटा, इसके अंदर दो चीजें हो, इसके अंदर बेटा मोशन ऑफ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन विच, ठीक है बेटा, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग। नंबर 2, एक्सीलरेशन is equal to acceleration due to gravity and is always directed towards center of
अर्थ बेटा। आप कह सकते हैं कि फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी बॉडी की ऐसी मोशन को कहा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो और उस मोशन के अंदर एक्सीलेशन भी हो और उस एक्सीलेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अर्थ हो, तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम कह सकते हैं कि ये फ्री फॉल है बेटा। तो आप कहोगे फ्री फॉल जब किसी भी बॉडी की मोशन को आप मोशन अंडर ग्रेविटी या